हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आप लोगों की नीट 2026 की तैयारी करवाने के लिए मैं लेकर आई हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर का पार्ट 7। आज के सेशन में हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स के बारे में, यानी कितने अलग अलग टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेसेस होते हैं। ह्यूमंस में हम सेक्स कैसे डिटरमाइन करते हैं, बर्ड्स का सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, एनवायरमेंट की वजह से भी ऑर्गेनिजम्स का सेक्स चेंज हो जाता है। यानी टर्टल के अंडों को अगर हम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे रहेंगे तो उनका सेक्स चेंज हो जाता है, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे रखेंगे तो भी उनका सेक्स चेंज हो जाता है। तो एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, क्रोमोसोम्स की वजह से आप कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हो, किसने सबसे पहले एक्स क्रोमोसोम डिस्कवर किया था, ये सारी चीजें हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि एवरी टाइम बिफोर बिगिनिंग विद द सेशन, जो लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चंस दिए थे हम पहले वो सॉल्व करते हैं और फिर हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का जब सेशन खत्म होगा तो मैं फिर आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको नीचे कमेंट करने हैं और फिर इन क्वेश्चंस को हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने लास्ट टाइम आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे। दीज वर द 2 क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉर पॉलीजेनिक ट्रेट। अब पॉलीजीन्स के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि जब आपके पास मल्टीपल जीन्स मिलकर कोई एक फिनोमिनन कंट्रोल करते हैं तो ऐसे इफेक्ट को हम पॉलीजेनिक ट्रेट बोलते हैं। मतलब जब बहुत सारे जीन्स मिलकर कोई एक कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल स्किन कलर। स्किन कलर के लिए हमारे पास 3 अलग अलग जीन्स हैं, जीन ए, जीन बी, जीन सी। तो जब ऐसे मल्टीपल जीन्स मिलके कोई एक कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं तो ऐसे इनहेरिटेंस को बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और ये मेंडल के इनहेरिटेंस से अलग है, क्योंकि मेंडल सर ने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू मेंडल देयर शुड बी ओनली वन जीन which will have 2 alleles and these 2 alleles will control one trait। तो मेंडल सर के हिसाब से एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए एक ही जीन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम मल्टीपल जीन्स यूज कर रहे हैं टू एक्सप्रेस वन सिंगल ट्रेट। तो ये मेंडल के प्रिंसिपल से उल्टा है। दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो आपको होमवर्क दिया था, occasionally a single gene may express more than one effect। अगर कोई एक जीन आपको मल्टीपल इफेक्ट्स दिखा रही है, ये हमारा क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम की जीन है, अगर मुझे इस एक सिंगल जीन से मल्टीपल ट्रेट्स देखने मिल रहे हैं तो ऐसे इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज ट्रेट ए, दिस इज ट्रेट बी, दिस इज ट्रेट सी। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं प्लियोट्रोपिक इफेक्ट। इफ यू रिमेंबर तो मैंने आपको ये दिखाया था, एक सिंगल जीन की वजह से मल्टीपल ट्रेट्स कंट्रोल हो रहे हैं। तो ये भी मेंडल सर के एक्सेप्शन में आता है। मतलब मेंडल सर ने ऐसा नहीं बताया था, मेंडल सर ने बोला था वन जीन वन कैरेक्टर। यहाँ पर क्या हो रहा है, वन जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स। तो इस इफेक्ट को भी हम क्या बोलते हैं, इट इज एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स कैरेक्टर और इस इफेक्ट को बोलते हैं प्लियोट्रोपी। इसे मल्टीपल अलील्स नहीं बोलते क्योंकि यहाँ पर एक जीन के 2 ही अलील्स हैं, लेकिन ये अलील्स मिलके मुझे मल्टीपल ट्रेट्स दे रहे हैं। सो इसीलिए ये कौन से कैटेगरी में आता है, प्लियोट्रोपी की कैटेगरी में आता है। दिस इज ऑल्सो योर नीट पीवाईक्यू, दिस इज ऑल्सो योर नीट पीवाईक्यू। ये नीट 2019 का पीवाईक्यू है और ये नीट 2017 का पीवाईक्यू है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट टाइम दिए थे होमवर्क। अब आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन को लेकर। अब सेक्स डिटर्मिनेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हम थियोरी भी पढ़ेंगे और मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। जब मैं सेक्स डिटर्मिनेशन इस टॉपिक की बात करती हूँ तो बेसिकली सेक्स को डिटरमाइन करने के 3 अलग अलग तरीके होते हैं, जिनमें से 2 तरीके हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन करने के 3 अलग अलग तरीके कौन से होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है एनवायरमेंटल कंडीशन। सबसे पहला तरीका होता है एनवायरमेंटल कंडीशन। फिर दूसरा होता है क्रोमोसोमल, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और तीसरा होता है जेनिक बैलेंस थ्योरी, इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब जब मैं एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन वाले कॉन्सेप्ट की बात करती हूँ तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं लोअर एनिमल्स की। कौन से लोअर एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो मरीन में पाए जाते हैं, ऐसे एनिमल्स
जो एक्वेटिक कंडीशंस में पाए जाते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा ऑप्टिमम कंडीशंस नहीं प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया है, अपना जो एमएच बोर्ड का टेक्स्ट बुक है ना, एमएच बोर्ड की टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया है, एक वर्म का एग्जाम्पल दिया है, बोनीलिया वरिडिस। ये देखो, ये वाले वर्म का एग्जाम्पल दिया है महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक में। कहाँ गया वो वर्म? मैंने लिया तो था। एक सेकेंड, अरे यार मैं दिखाती हूँ आपको, रुको एक सेकेंड रुको, आई शो यू। तो ये देखो, ये महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक का टेबल है, समथिंग इंटरेस्टिंग वाले कॉलम में दिया है। ये जो वर्म है बोनीलिया विरिडिस, इस वर्म की हमें क्या खासियत पता है? ये जो वर्म है बोनीलिया विरिडिस, या फिर किसी दूसरे, अगर मैं मरीन मॉल्यूस्क की एग्जांपल ले लूं, ये मेरा एक एग्जांपल है। अगर मैं किसी दूसरे एग्जांपल की बात करूं तो समझो हम किसी मरीन के मॉल्यूस्का की बात करते हैं, ठीक है, मरीन में जो रहने वाले मॉल्यूस्का है उनकी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्रेपिड्यूला। तो अगर मैं इन ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो इन ऑर्गेनिजम्स में मुझे क्या देखने मिलता है? अरे नॉनसेंस, हाँ, इन ऑर्गेनिजम्स में मुझे क्या देखने मिलता है? चाहे बोनीलिया हो चाहे क्रेपिड्यूला हो, जब ये फर्टिलाइजेशन करते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स में जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन करने के बाद मुझे मिलते हैं लार्वे। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मुझे क्या मिलेंगे? यहाँ पर मुझे यहाँ पर मिलेंगे लार्वे। और अब इन लार्वे को कौन से एनवायरमेंट में रखा जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि ये आगे जाके मेल बनेंगे कि फीमेल बनेंगे। क्या बोला मैंने? यहाँ पर हमें जो यहाँ पे लार्वे मिल रहे हैं, इन लार्वे को हम कौन से एनवायरमेंट में रख रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आगे जाके ये मेल बनेंगे या फीमेल बनेंगे। अभी जैसे समझो मुझे ये जो लार्वे मिला है, अगर इस लार्वे को मैं सी के बॉटम में ग्रो करूं, मतलब मरीन के एकदम बॉटम में ग्रो करूं और इसको अकेले ग्रो करूं, समझो इसकी जो ग्रोथ हो रही है, इसकी जो रेयरिंग हो रही है, वो रेयरिंग प्रोसेस अकेले हो रहा है, ये लार्वे अकेले ग्रो हो रहा है, इसके पास कोई मदर या कोई नरिशमेंट का सोर्स नहीं है। तो ये लार्वे कैसे डेवलप होगा पता है? इट विल बिकम एज ए फीमेल, ये फीमेल इंडिविजुअल की तरह ग्रो हो जाएगा। ये कैसा ग्रो होगा? ये फीमेल इंडिविजुअल हो जाएगा। और अगर इसी लार्वे को मैं सी सरफेस के ऊपर ग्रो करूं, एट द सी बेड, मतलब थोड़ा अपर सरफेस पे ग्रो करूं, तो और इसको मैं इसकी डेवलप्ड फीमेल के साथ ग्रो करूं, मतलब इसको मैं अकेले नहीं रख रही हूं, इसको मैं इसके मदर के साथ ग्रो कर रही हूँ। आई एम ग्रोइंग इट विथ इट्स मदर, फीमेल के साथ ग्रो कर रही हूँ। तो ये क्या डेवलप हो जाएगा? मतलब जब ये फीमेल के साथ डेवलप होगा ये लार्वे, तो ये लार्वे कन्वर्ट हो जाएगा मेल में, इट विल बिकम मेल इंडिविजुअल। जब ये लार्वे अकेले ग्रो होगा तो ये फीमेल बनेगा, और जब ये लार्वे फीमेल के साथ ग्रो होगा तो ये मेल बन जाएगा। तो एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये लार्वे आगे जाके मेल बनने वाला है कि फीमेल बनने वाला है। लेकिन इसका जो सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होने के बाद पता चल रहा है कि ये मेल बन रहा है कि फीमेल बन रहा है। तो ऐसे ना 3 टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं, ऐसा देखा जाए तो 3 टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। यहां पर लिख रही हूं मैं, यहां पर लिख देती हूं। एक होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एक होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, और एक होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बिफोर फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर समझो फर्टिलाइजेशन करने से पहले ही मुझे पता चल गया कि ये लार्वे कैसा बनने वाला है, ये लार्वे मेल बनने वाला है कि फीमेल बनने वाला है, तो उसको हम बोलेंगे प्रोगैमिक फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे उसको बेटा हम? प्रोगैमिक फर्टिलाइजेशन, यानी कि मुझे पहले ही पता चल गया है कि ये मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा, तो इसको मैं बोलूंगी प्रोगैमिक, यानी गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन से पहले पता चल जाएगा ये मेल बन रहा है कि फीमेल बन रहा है, ये बच्चा आगे जाके मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। अगर फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मुझे पता चल रहा है कि ओके अब ये गैमेट इसके साथ फ्यूज हुआ है तो ये आगे जाके अब मेरा मेल बनेगा या ये आगे जाके मेरा फीमेल बनेगा, तो अगर मुझे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के टाइम पर पता चल रहा है कि ये क्या बनने वाला है, तो उसको मैं बोलूंगी सिनगैमिक फर्टिलाइजेशन, यानी मुझे फर्टिलाइजेशन के दौरान पता चल रहा है कि आगे जाके ये क्या बनने वाला है। और अगर फर्टिलाइजेशन होने के बाद मुझे पता चले, जैसे कि यहां पर हो रहा है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है कि ये जो बच्चा है ये आगे जाके क्या बनने वाला है। अगर फर्टिलाइजेशन होने के बाद पता चले तो इसको बोलेंगे एपिगेमिक फर्टिलाइजेशन, ठीक है।
ओके, ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, दिस इज नॉट इन द एनसीईआरटी। तो ये हो गया अपना एनवायरमेंटल फर्टिलाइजेशन, इसका मैंने एक एग्जांपल बताया। एनवायरमेंटल फर्टिलाइजेशन का ये अपना एक एग्जांपल हो गया जो कि मरीन ऑर्गेनिजम्स में है। ये ऑर्गेनिजम्स मरीन ऑर्गेनिजम्स है, दोनों एग्जांपल मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं। अब मैं एक सेकंड एग्जांपल का लेती हूँ बात। सेकंड एग्जांपल में यहाँ पर हम किसका एग्जांपल ले लेंगे, थोड़े हायर एनिमल्स की, जो वर्टिब्रेट्स हैं थोड़े से हायर एनिमल्स हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल्स, रेप्टाइल्स, लिजर्ड्स एटसेट्रा। ठीक है, हायर एनिमल्स हैं क्रोकोडाइल्स, रेप्टाइल्स, लिजर्ड्स। अब इनमें क्या होगा, जब ये एनिमल एग देते हैं, इनका जो फर्टिलाइज्ड एग रहता है ये बहुत सारे अंडे देते हैं। जब ये एग्स देते हैं, फर्टिलाइज्ड एग्स, तो इनका जो सेक्स है ना वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आप इनको कौन से टेम्परेचर पे ग्रो कर रहे हो, आप इनको कौन से टेम्परेचर पे ग्रो कर रहे हो, इनका इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन मतलब ग्रोथ, इनकी जो इंक्यूबेशन है वो कौन से टेम्परेचर पे हो रही है उस पर डिपेंड करेगा कि ये आगे जाके मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। तो अगर मैं क्रोकोडाइल्स की बात करूं, तो अगर इन क्रोकोडाइल्स को हम हायर टेम्परेचर पे ग्रो करें, अगर हम इनको हायर टेम्परेचर पे ग्रो करें तो ये मेल बनेंगे। अगर मैं इनको हायर टेम्परेचर पे ग्रो करूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, दे विल कन्वर्ट इनटू मेल। और अगर मैं इनको लो टेम्परेचर पे इंक्यूबेट करने रखती हूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, दे विल कन्वर्ट इनटू फीमेल। तो यहाँ पर टेम्परेचर के हिसाब से डिपेंड कर रहा है कि क्रोकोडाइल का बच्चा आगे जाके मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। सोचो ह्यूमंस में अगर ऐसा होता तो, कि गर्मी में रख दो तो लड़का मिलेगा, ठंडी में रख दो तो लड़की मिलेगी, तो लाइफ कितनी आसान हो जाती है ना। फिर दुनिया में सिर्फ लड़के ही लड़के घूम रहे होते, क्योंकि किसी को लड़कियां नहीं चाहिए, सब एकदम लड़के 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 के पीछे पागल हो जाते हैं, हमारा वंश बढ़ाएगा लड़का, हमारा ये करेगा वो करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, अच्छा है, थैंक गॉड ऐसा नहीं है। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल एनवायरमेंटल कंडीशन का। और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम टर्टल्स वाला, ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं थोड़े से लोअर एनिमल, टर्टल्स का। अब अगर टर्टल्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर भी सेम चीज है। अगर मैं फिर से फर्टिलाइज्ड एग्स को हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे रख दूं, क्या किया मैंने यहाँ पर, अपने फर्टिलाइज्ड अंडे लिए, मेल फीमेल के फ्यूजन से जो मुझे अंडे मिले, मैंने फर्टिलाइज्ड अंडे लिए, इनको मैंने फिर से इंक्यूबेशन करने रखा, मतलब इनको ग्रोथ करने रखा, लेकिन इनका टेम्परेचर मैंने अलग अलग रखा। अब समझो इंक्यूबेशन करने के लिए मैंने यहाँ पर टेम्परेचर क्या सिलेक्ट किया है, हाई टेम्परेचर रखा है ना, तो हाई टेम्परेचर मतलब अबव 33 डिग्री सेल्सियस। मैंने हाई टेम्परेचर रखा है मतलब मैंने अबव 33 डिग्री सेल्सियस रखा है टेम्परेचर, 33 डिग्री सेंटीग्रेड। और मैंने लो टेम्परेचर रखा है मतलब मैंने 28 डिग्रीज के बिलो रखा है टेम्परेचर, ठीक है। सो अगर मैं हाई टेम्परेचर रखती हूँ तो ये बच्चा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्टल्स के केस में उल्टा होगा। अगर मैं हाई टेम्परेचर रखती हूँ तो यहाँ पर मुझे फीमेल मिलेगी, और अगर मैं लो टेम्परेचर रखती हूँ तो मुझे मेल्स मिलेंगे। और अगर मैम हमने इन दोनों के बीच का टेम्परेचर रख दिया तो, मतलब मैं टर्टल के अंडे को 31 डिग्री सेंटीग्रेड में ग्रो करूँ तो क्या होगा, तो आपको, क्योंकि आप एक अंडा नहीं रखोगे, आप मल्टीपल अंडे रखोगे, तो उनमें से कुछ अंडे मेल बनेंगे, कुछ अंडे फीमेल बनेंगे, यू विल गेट इक्वल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर आप एक अंडा रखते हो 31 डिग्रीज में तो वो डिपेंड करता है, मेल भी बन सकता है फीमेल भी बन सकता है। तो अगर आप 28 डिग्रीज टेम्परेचर के नीचे रख रहे हो तो मेल बनेगा, और 30 डिग्रीज के ऊपर रख रहे हो तो फीमेल बनेगी। तो ये हमारे एग्जांपल्स है सेक्स डिटर्मिनेशन विद द हेल्प ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस। यहां तक सबको समझ में आया है पक्का? जल्दी जल्दी सब लोग चैट बॉक्स में बोलो, यहां तक सबको समझ में आया है? हमने जो सेक्स डिटर्मिनेशन की बात की कि एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर कैसे हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है। अब बात करते हैं क्रोमोसोमल के बारे में। पहले थोड़ा सा थियोरी पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स क्रोमोसोम डिस्कवर किसने किया, एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी की किसने, तो एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी की थी हैंकिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने। जब ये साइंटिस्ट एक छोटे से कीड़े पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, स्क्वाश बग, अनासा ट्रिस्टिस नाम है उस स्क्वाश का, तब उन्होंने दो अलग अलग टाइप के गैमेट्स देखे। एक गैमेट्स में क्रोमोसोम था और एक गैमेट्स में क्रोमोसोम दिखे ही नहीं उनको। तो जिस गैमेट में उनको क्रोमोसोम दिखे वो एक्स क्रोमोसोम, जिसमें क्रोमोसोम नहीं दिखे उसका नाम उन्होंने एक्स बॉडी रख दिया, और आगे जाके उसी एक्स बॉडी का नाम एक्स क्रोमोसोम पड़ गया। देखो थोड़ा सा थियोरी पढ़ते हैं, ठीक है।
The mechanism of sex determination has always been a puzzle before the genetics. The initial clue about the genetic or chromosomal mechanism can be traced back to some of the experiments carried out on insects. In fact, the cytological observations made in a number of insects led to the development of concept of genetic or chromosomal basis of sex determination. मतलब क्या बोला गया है कि सबसे पहला क्रोमोसोम्स कैसे डिस्कवर हुआ, ये हमको इंसेक्ट की मदद से ही पता चला है। जब हमने इंसेक्ट का पूरा डिटेल क्रोमोसोमल स्टडी किया तो पता चला कि क्रोमोसोम्स कितने टाइप के होते हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पर आपको दिया है, हेंकिंग नाम के जो साइंटिस्ट थे 1891 में, इन्होंने स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर स्टडी किया जब ये स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे। मतलब एक इंसेक्ट है, इस इंसेक्ट का जब ये गैमेट फॉर्मेशन स्टडी कर रहे थे, जब ये इस इंसेक्ट में गैमेटोजेनेसिस स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इनको दो टाइप के गैमेट्स मिल रहे हैं। 50% ऑफ द स्पर्म रिसीव्ड दिस स्ट्रक्चर, मतलब जो 50% स्पर्म इनको मिल रहे हैं इनमें डीएनए है, इसमें क्रोमोसोम है, लेकिन बाकी के जो 50% हैं उनमें मुझे स्पेसिफिक डीएनए नहीं देखने मिल रहा है। मतलब इंसेक्ट के अंदर जो डीएनए है 50% क्रोमोसोम्स, 50% स्पर्म्स में डीएनए दिख रहा है, 50% स्पर्म्स में डीएनए नहीं दिख रहा है। तो जहां पे डीएनए नहीं दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दिया एक्स बॉडी। इस स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या नाम दिया, एक्स बॉडी। तो हेंकिंग ने इस स्ट्रक्चर को नाम दिया एक्स बॉडी, लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि इसमें मुझे सेम डीएनए क्यों नहीं दिख रहा है। अगर ये एक्स क्रोमोसोम है, सॉरी ये अगर वाई क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर मुझे सेम क्रोमोसोम क्यों नहीं दिख रहा है। मतलब यहाँ पे उनको जो क्रोमोसोम दिख रहा है वो वाई क्रोमोसोम है, यहाँ पर उनको कुछ अलग दिख रहा है, समथिंग डिफरेंट। और जब भी कोई चीज अलग दिखाई देती है तो मैथ्स में हम बोलते हैं ना, लेट एक्स बी द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पर उनको कुछ अलग दिखाई दे रहा था, इस कुछ अलग चीज का नाम उन्होंने रखा एक्स बॉडी। और आगे जाके जब फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की गई तो बाकी के साइंटिस्ट ने ये कंक्लूड किया कि ये जो एक्स बॉडी है जिसको हेंकिंग ने डिस्कवर किया था, ये और कुछ नहीं बल्कि ये हमारा एक्स क्रोमोसोम है। एंड इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट इन लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज एक्सओ टाइप। ये भी पता चला कि बहुत सारे इंसेक्ट के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। मतलब ऑल द एग्स, मतलब जितने भी फीमेल अंडे होते हैं, दे हैव 2 एक्स क्रोमोसोम्स। फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं बिसाइड्स द अदर क्रोमोसोम्स। एंड ऑन द अदर हैंड जो स्पर्म होते हैं, इंसेक्ट के जो स्पर्म होते हैं, उनके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और बाकी दूसरा सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता है। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, देखो आप याद करो, मैंने आपको लिंकेज वाले टॉपिक में बताया था कि टीएच मॉर्गन सर ने ड्रोसोफिला जो इंसेक्ट लिया था, उन्होंने क्या बोला था, द अबव कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन एक्स क्रोमोसोम। मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ये बाद में पता चला कि जो हमारे इंसेक्ट होते हैं ना, जो हमारे इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट के पास जो फीमेल होती है, इनके पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन इनके जो मेल्स होते हैं ना, इनके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, इनके पास दूसरा सेक्स क्रोमोसोम होता ही नहीं है। तो इसको बोलते हैं एक्सओ मेल्स। द स्पर्म्स कंटेन ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम इनके पास है ही नहीं। एग्स फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम बिकम फीमेल। तो देखो क्या होगा, अभी यहाँ पे मुझे 2 टाइप के गैमेट्स मिलेंगे, ये एक अंडा मिलेगा, ये एक अंडा मिलेगा, ये दोनों मेरे एग्स हैं। और यहाँ पर भी मुझे 2 टाइप के स्पर्म मिलेंगे, एक स्पर्म के अंदर ये एक्स जाएगा और एक स्पर्म ऐसा खाली रहेगा जिसके अंदर ये अंडा रहेगा। तो अगर ये वाला स्पर्म इस अंडे के साथ फ्यूज हुआ तो मुझे बच्चा कैसे मिलेगा, ये वाला स्पर्म इस अंडे के साथ फ्यूज हुआ तो इन दोनों के मिलन से मुझे जो जाइगोट मिलेगा वो होगा फीमेल, क्योंकि उसके पास एक्स टाइप ऑफ क्रोमोसोम है। इंसेक्ट की बात कर रही हूं मैं, ह्यूमंस की बात नहीं कर रही हूं मैं, इंसेक्ट की बात कर रही हूं। तो अगर ऐसा स्पर्म जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है, स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम, अगर ये फीमेल के अंडे के साथ फ्यूज करता है तो मुझे जाइगोट क्या मिलेगा, फीमेल जाइगोट मिलेगा। इट विल गिव मी फीमेल जाइगोट एंड दोज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म्स दैट डू नॉट हैव एक्स क्रोमोसोम विल बिकम मेल। और समझो अगर ऐसा स्पर्म आया जो अंदर से खाली है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, अगर ये स्पर्म फीमेल के साथ फ्यूज होता है तो मुझे जो बच्चा मिलेगा
ये बच्चे को मैं फीमेल बच्चा बोलूंगी, ये इंसेक्ट जो है ये फीमेल है, लेकिन यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही सेक्स क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है। इस स्पर्म के पास तो कुछ भी नहीं है, या फिर मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि कोई दूसरा ही क्रोमोसोम है। तो ये वाला जो बच्चा मुझे मिल रहा है, XO टाइप वाला जो बच्चा मुझे मिल रहा है, इस इंसेक्ट को मैं बोलूंगी मेल इंसेक्ट। तो ये X0 वाला जो क्रोमोसोम कॉन्सेप्ट था काफी कंफ्यूजिंग था, ठीक है। लेकिन इसी चीज को देखते हुए आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू थिंक द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मेल एंड फीमेल आर इक्वल? Due to involvement of X chromosome in sex determination, it was designated as the sex chromosome. मतलब क्या बोला गया है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि क्या आपको लगता है कि हमारे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं मेल फीमेल दोनों में सेम होते हैं? डू यू थिंक द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द मेल एंड फीमेल आर इक्वल? ऑब्वियसली मेल और फीमेल में क्रोमोसोम नंबर इक्वल है, जितने क्रोमोसोम्स मेल में रहेंगे उतने ही क्रोमोसोम्स फीमेल में रहेंगे, लेकिन उनका टाइप अलग अलग होगा। तो इसका आंसर आएगा यस। और ये सब कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम्स हैं, हमारे सेल्स में जो क्रोमोसोम्स हैं, उनको दो अलग अलग नाम दे दिया गया। सेक्स क्रोमोसोम का क्या क्या नाम रखा गया? जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, इन सेक्स क्रोमोसोम्स का नाम रखा गया, इसका पहला नाम रखा गया एलोसोम्स, इसका और एक नाम रखा गया इडियोसोम्स, इनका और एक नाम रखा गया हेटेरोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम तो बोलते ही हैं इनको, बट इनके और क्या नाम रखे गए? एलोसोम्स, इडियोसोम्स, हेटेरोसोम्स। यानी ये अपना सेक्स डिटरमाइन करेंगे, बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा। लेकिन बॉडी में सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं ना, बहुत सारे दूसरे क्रोमोसोम्स भी होते हैं। तो बॉडी के जो बाकी के क्रोमोसोम्स हैं, जो रिमेनिंग क्रोमोसोम्स हैं, इन रिमेनिंग क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? द रिमेनिंग क्रोमोसोम्स आर नोन एज सोमैटिक क्रोमोसोम्स। इनको हम सोमैटिक क्रोमोसोम्स बोलते हैं, या तो इनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। दीज ऑटोसोम्स डिसाइड द फिजिकल फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये ऑटोसोम्स ये नहीं बताएंगे कि बच्चा लड़का होगा कि लड़की, लेकिन ये ऑटोसोम्स ये बताएंगे कि आपकी आंखें किस कलर की होंगी, आपकी हाइट कैसी होगी, आपके बाल का शेप कैसा होगा, आपका स्किन का कलर क्या होगा। तो ये ऑटोसोम्स हैं जो बॉडी का फिजिकल फीचर डिसाइड करते हैं, और ये सेक्स क्रोमोसोम हमारा सेक्स डिसाइड करते हैं। तो बाकी के जितने भी क्रोमोसोम्स थे उनका नाम हमने रखा ऑटोसोम्स, और जो क्रोमोसोम सेक्स बताते हैं उनका नाम हमने रखा एलोसोम्स। Grasshopper is an example of XO type of sex determination in which males have only one sex chromosome besides the autosome, whereas females have pair of sex chromosome. मतलब यहाँ पर grasshopper का एग्जाम्पल लिया है। तो grasshopper में क्या बोला गया है, ध्यान से देखो। grasshopper की जो फीमेल है और इसका जो मेल है, grasshopper की फीमेल के पास XX क्रोमोसोम है और इसके मेल के पास X0 क्रोमोसोम है। तो अब ध्यान से देखो, ये जो फीमेल है इसके पास XX टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स है। तो अगर मैं टोटल क्रोमोसोम्स की बात करूं, तो कंप्लीट सेट की मैं बात करूं, तो इसके पास 2 सेट ऑफ ऑटोसोम्स होंगे। इट विल हैव 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स प्लस XX। और यहां पर मेल की मैं बात करूं तो इसके पास 2 सेट ऑफ ऑटोसोम्स होंगे। इट विल हैव 2 सेट ऑफ ऑटोसोम्स प्लस X प्लस 0। मतलब अब जब फीमेल में से गैमेट्स बनेंगे, ध्यान से देखो, ग्रास हॉपर का जब गैमेट बनेगा, फीमेल का गैमेट बनेगा, तो एक गैमेट में एक सेट जाएगा, एक X जाएगा, मतलब 1 ऑटोसोम प्लस X। और यहां पर और एक गैमेट बनेगा 1 ऑटोसोम प्लस X। मतलब यहां पर ये दोनों अंडे मुझे सेम टाइप के मिलने वाले हैं। ये जो फीमेल के दोनों अंडे हैं ये दोनों मुझे सेम मिल रहे हैं, दोनों में सेम ऑटोसोम्स हैं, दोनों में सेम सेक्स क्रोमोसोम है। दिख रहा है ना? हाँ, दोनों में सेम ऑटोसोम है और दोनों में सेम सेक्स क्रोमोसोम है, दोनों के पास XX है। जब ऐसे टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं कि दोनों के पास सेम टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम हो, तो ऐसे टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स को बोलते हैं होमोमॉर्फिक या फिर होमोगैमेटिक। क्या बोलते हैं इसको हम? होमोगैमेटिक सेक्स क्रोमोसोम्स। यानी दोनों के पास सेम टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स है। इस वाले गैमेट में भी X जा रहा है और इस वाले गैमेट में भी X जा रहा है, दोनों के पास सेम टाइप का सेक्स क्रोमोसोम है, तो इसको बोलेंगे होमोगैमेटिक। लेकिन यहां पर जब स्पर्म बनेगा, ध्यान से देखो, यहां पर जब स्पर्म बनेंगे तो इसमें से एक सेट
एक स्पर्म में आया वन सेट ऑफ ऑटोसोम और यहां से एक एक्स आया, ये बना एक स्पर्म। और दूसरा स्पर्म कैसे बनेगा, इसमें का एक सेट ऑफ ऑटोसोम इधर आया और अब इस वाले में ये वाला क्रोमोसोम आया, 0 वाला मतलब वाई वाला। तो अब यहाँ पर मुझे दो अलग अलग टाइप के स्पर्म्स मिल रहे हैं। यहाँ पर मुझे कैसे टाइप के स्पर्म्स मिल रहे हैं, दो टाइप के स्पर्म्स मिल रहे हैं। यहाँ पर मुझे दो टाइप के स्पर्म मिल रहे हैं, एक ऑटोसोम प्लस एक्स और एक ऑटोसोम प्लस ओ। तो ये जो दो टाइप के स्पर्म्स हैं इनको मैं बोलूंगी हेटेरोगैमेटिक। हेटेरो यानी कि दो अलग अलग टाइप के गैमेट्स मुझे मिल रहे हैं, दीज आर नोन एज हेटेरोगैमेटिक। यहाँ पर मुझे सेम टाइप के गैमेट्स मिल रहे हैं, इसीलिए मैं इसको बोलूंगी होमोगैमेटिक। लेकिन यहाँ पर मुझे दो अलग अलग टाइप के गैमेट्स मिल रहे हैं, एक के पास एक्स क्रोमोसोम जा रहा है, एक के पास 0 क्रोमोसोम जा रहा है। सो दिस इज हेटेरोगैमेटिक और यहाँ दो टाइप्स मिल रहे हैं। आई एम गेटिंग 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, इसीलिए इसका नाम मैं डाइगैमेटी भी बोल सकती हूँ। ये मुझे डाइगैमेटिक फिनोमिनन भी दिखा रहे हैं, मुझे दो टाइप के गैमेट्स मिल रहे हैं ना। तो अगर मैं ग्रास हॉपर की बात करूं तो ग्रास हॉपर का मेल क्या खास चीज दिखाता है, इट इज हेटेरोगैमेटिक, इट इज डाइगैमेटिक। ग्रास हॉपर के मेल में मुझे क्या देखने मिल रहा है, ये मेरा मेल है, ये मेरी फीमेल है, इसके पास दो अलग अलग टाइप के गैमेट्स हैं, तो इसको मैं बोलूंगी डाइगैमेटिक और हेटेरोगैमेटिक। और फीमेल को मैं बोलूंगी होमोगैमेटिक। ये फीमेल कैसी है, होमोगैमेटिक। तो अगर मैं इंसेक्ट की बात करूं तो इंसेक्ट की फीमेल भी होमोगैमेटिक है और ह्यूमन की फीमेल भी होमोगैमेटिक है। ये देखो, ह्यूमन फीमेल के पास भी दोनों एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये भी होमोगैमेटिक है। और ग्रास हॉपर के फीमेल के पास भी दोनों एक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो ये भी होमोगैमेटिक है। यहां तक सबको क्लियर है? यस एवरीबॉडी। देखो, अब जैसे जैसे ये ऑब्जर्वेशन आगे बढ़ा, दीज ऑब्जर्वेशंस लेड टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज। तो इससे हम बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज का सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ते गए। हमने और अलग अलग टाइप के इंसेक्ट और मैमल्स में सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा। ह्यूमंस में हमने एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा। ह्यूमंस में हमने कैसे टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा है, ह्यूमन फीमेल के पास होते हैं एक्स एक्स और ह्यूमन मेल्स के पास होते हैं एक्स वाई, जहां पर मेल एंड फीमेल बोथ हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब यहाँ फीमेल के पास भी होंगे एक्स एक्स प्लस 44 और मेल्स के पास भी होंगे एक्स वाई प्लस 44, मतलब टोटल क्रोमोसोम्स 46 होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेल्स की अगर मैं बात करूं तो मेल्स के स्पर्म मुझे दो टाइप के मिलेंगे। कैसे? इसमें से मुझे दो टाइप के स्पर्म मिलने वाले हैं। पहला स्पर्म जो मिलेगा उसमें रहेगा 22 प्लस एक्स और यहां से मुझे दूसरा स्पर्म जो मिलेगा इसमें मुझे मिलेंगे 22 ऑटोसोम्स प्लस वाई। इसके पास दो टाइप के गैमेट्स हैं, एक एक्स है एक वाई है। तो मुझे मेल्स में दो टाइप के स्पर्म मिल रहे हैं, मुझे यहाँ पर दो टाइप के स्पर्म्स मिल रहे हैं, इसीलिए मैं इसको बोलूंगी हेटेरोगैमेटिक। क्या बोलूंगी मैं इसको, हेटेरोगैमेटिक। और इसके लिए दूसरा नाम क्या है, डाइगैमेटिक, क्योंकि ये मुझे दो अलग अलग टाइप के स्पर्म दे रहा है, एक एक्स वाला स्पर्म दे रहा है, एक वाई वाला स्पर्म दे रहा है। लेकिन फीमेल्स के केस में ऐसा नहीं होगा। ये फीमेल जब अंडा बनाएगी तो इसके अंडे में 22 प्लस एक्स आएगा और दूसरे अंडे में भी 22 प्लस एक्स आएगा। मुझे दोनों गैमेट्स सेम दिखने वाले हैं, तो इसको मैं बोलूंगी होमोगैमेटिक। इसको मैं क्या बोलूंगी, होमोगैमेटिक। जैसे ग्रास हॉपर में पढ़ा हमने फीमेल इज होमोगैमेटिक, वैसे ह्यूमंस में भी फीमेल इज होमोगैमेटिक। सो अमंग द मेल्स एन एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, लेकिन इसका जो दूसरा पार्टनर है उसको वाई क्रोमोसोम बोलेंगे। लेकिन फीमेल्स के पास दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं। बोथ फीमेल एंड मेल्स हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। दोनों के पास क्वांटिटी सेम होगी, दोनों के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगे। 22 ऑटोसोम्स यहाँ पर होंगे और 1 सेक्स क्रोमोसोम, 22 ऑटोसोम्स 1 सेक्स क्रोमोसोम। दे विल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स but the type of the chromosome will be different. Hence males have autosomes plus XY. देखो, मेल्स की अगर मैं बात करूं तो मेल्स के पास 44 ऑटोसोम्स होते हैं और X और Y क्रोमोसोम होता है। लेकिन फीमेल्स के पास 44 ऑटोसोम्स होते हैं प्लस 2 X क्रोमोसोम होते हैं। तो इन ह्यूमन बीइंग्स एंड इन ड्रोसोफिला मक्खी मेल्स हैव 1 X एंड 1 Y क्रोमोसोम। जैसे ग्रास हॉपर का हमने एग्जाम्पल देखा, वैसे ही ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल ले लो, ह्यूमंस का एग्जाम्पल ले लो।
मेल्स के पास दो अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम होंगे। ये जो 0 लिखा है ना, इसी 0 को आगे जाके नाम दिया गया Y। तो मेल्स की बात हो गई, ड्रोसोफिला की बात हो गई। मेल्स के पास, ड्रोसोफिला और ह्यूमंस के पास XY टाइप का क्रोमोसोम होता है। मैं यहां पर लिख रही हूं, ड्रोसोफिला, ग्रास हॉपर दोनों इंसेक्ट की कैटेगरी में ही आते हैं। एंड मेल्स, ह्यूमन मेल्स, ड्रोसोफिला, ग्रास हॉपर एंड ह्यूमन मेल्स। ह्यूमन मेल्स, इनके मेल्स के पास कैसे टाइप के क्रोमोसोम्स होंगे? ऑटोसोम्स प्लस एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम। इनके पास कैसे टाइप के क्रोमोसोम होंगे? एक्स वाई टाइप के क्रोमोसोम होंगे। लेकिन अगर मैं इनकी फीमेल्स की बात करूं, ड्रोसोफिला, ग्रास हॉपर, ह्यूमन, अगर मैं इनकी फीमेल्स की बात करूं तो इनकी फीमेल्स के पास कैसे टाइप के क्रोमोसोम्स होंगे? दे विल हैव ऑटोसोम्स प्लस एक्स एक्स टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। यानी ग्रास हॉपर मतलब इंसेक्ट और ह्यूमंस दोनों में अगर देखा जाए तो मेल्स क्या दिखा रहे हैं? हेटेरोगैमेटी, दो अलग टाइप के गैमेट्स दिखा रहे हैं। ये मुझे दो अलग टाइप के गैमेट्स दिखा रहे हैं। और फीमेल्स क्या दिखा रही हैं? ये देखो, यहां पर मुझे दो अलग टाइप के गैमेट्स देखने मिल रहे हैं। तो इसको मैं हेटेरोगैमेटिक या डाइगैमेटिक भी बोल सकती हूँ। और फीमेल्स मुझे क्या दिखा रही हैं? सेम टाइप के, दोनों गैमेट्स के पास एक्स एक्स है। तो इनको मैं क्या बोलूंगी? होमोगैमेटिक। क्या बोलूंगी मैं इनको? होमोगैमेटिक। तो यहाँ पर बच्चा आगे जाके मेल होने वाला है कि फीमेल होने वाला है, ये किस पे डिपेंड करता है? हेटेरोगैमेटिक क्रोमोसोम पे। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जिस इंसान के पास दो अलग क्रोमोसोम्स होंगे वही बताएगा कि बच्चा आगे जाके मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। देखो इधर पे, मेल्स के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम है, फीमेल्स के पास दोनों एक्स क्रोमोसोम है। इन द अबव डिस्क्रिप्शन यू हैव स्टडीड अबाउट टू टाइप्स ऑफ सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म। अभी हमने इंसेक्ट में देखा, ड्रोसोफिला में हमने x0 और xy टाइप का देखा। बट इन बोथ केसेस मेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। देखो यहाँ पर मेल्स कैसे टाइप के गैमेट्स बना रहे हैं? एक एक्स गैमेट बना रहे हैं, एक वाई गैमेट बन रहा है। ये दो अलग अलग टाइप का गैमेट्स बन रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं हेटेरोगैमेटिक। दे प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, तो इसको बोलते हैं मेल हेटेरोगैमी। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? इन सम अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक बर्ड्स, मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज डिफरेंट। यहां पर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी सेम, लेकिन फीमेल्स विल बी हेटेरोगैमेटिक। अब ये मैं दिखाती हूँ फीमेल्स में कैसे होगा। ये बर्ड्स का एग्जांपल देखो, यहां पर अपनी जो फीमेल है इसके पास दो टाइप के गैमेट्स हैं, और ये जो मेल बर्ड है इसके पास सेम टाइप के गैमेट्स हैं। तो बर्ड्स के केस में बच्चों फीमेल हेटेरोगैमेटिक बन जाएगी और मेल होमोगैमेटिक बन जाएंगे। तो अब यहां पर फीमेल डिसाइड करेगी कि बच्चा आगे जाके मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। मतलब अगर फीमेल का Z वाला गैमेट मेल के साथ जाके फ्यूज हुआ तो मुझे मेल बर्ड मिलेगा, और अगर फीमेल का W वाला स्पर्म फीमेल का W वाला एग अगर मेल के साथ फ्यूज हुआ तो मुझे फीमेल बर्ड मिलेगी। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? ड्रोसोफिला में और ह्यूमंस में सेम टाइप के मेल क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी हेटेरोगैमेटिक। लेकिन बर्ड्स में फीमेल हेटेरोगैमेटिक होती है। बर्ड्स में क्या होते हैं? फीमेल हेटेरोगैमेटिक होती है। तो बर्ड्स का क्रोमोसोम स्टडी करने के लिए हमने एक्स और वाई वाला लेटर नहीं लिया, हमने यहाँ पर Z और W वाला अल्फाबेट यूज किया। In order to have a distinction with the mechanism, the two different sex chromosomes of bird has been designated as Z and W. नहीं तो ह्यूमंस और बर्ड्स के बीच में कंफ्यूजन हो जाता, क्योंकि हम ह्यूमंस के लिए भी X यूज कर रहे हैं, ड्रोसोफिला के लिए भी X वाला अल्फाबेट यूज कर रहे हैं। ये देखो ना, मैं ह्यूमंस के लिए भी X यूज कर रही हूँ और बर्ड्स के लिए भी सेम यूज कर रही हूँ, सॉरी इंसेक्ट के लिए। लेकिन बर्ड्स के लिए मैंने अलग अल्फाबेट यूज किया, बर्ड्स के लिए मैंने Z यूज किया। अब ध्यान से देखो, आपके डायग्राम में ही आपका आंसर दिया है, ह्यूमन मेल एंड इंसेक्ट मेल आर हेटेरोगैमेटिक। ये दोनों अलग अलग है, XY। लेकिन ये जो मेरा मेल बर्ड है,
ये होमोगेमेटिक है, मेल बर्ड इज होमोगेमेटिक, ठीक है। ह्यूमन फीमेल एंड इंसेक्ट फीमेल इज होमोगेमेटिक, ह्यूमन फीमेल और इंसेक्ट फीमेल दोनों के पास सेम सेम टाइप के क्रोमोसोम्स हैं, XX, लेकिन फीमेल बर्ड के पास अपोजिट गैमेट्स हैं, इट इज हेटेरोगेमेटिक, मतलब ये उल्टा है, जैसे ह्यूमंस का है उसका उल्टा बर्ड्स में है। अगर ह्यूमंस के केस में फीमेल होमोगेमेटिक है तो बर्ड्स के केस में फीमेल हेटेरोगेमेटिक है। अगर ह्यूमंस के केस में मेल हेटेरोगेमेटिक है तो बर्ड्स के केस में मेल्स होमोगेमेटिक है, इट इज एग्जैक्टली अपोजिट। तो यही कंफ्यूजन ना हो इसीलिए यहाँ पे अलग अलग लेटर्स यूज किए गए हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस के बारे में अगर हम पढ़ें तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको इस डायग्राम की मदद से आप क्लियरली बता सकते हो। मुझे नीचे कमेंट करो कि इन 3 एग्जाम्पल्स में से ड्रोसोफिला या फिर ग्रास हॉपर, ह्यूमंस एंड बर्ड्स, ग्रास हॉपर, ह्यूमंस एंड बर्ड्स, इन तीनों में से हेटेरोगेमेटिक कौन है? इन तीनों में हेटेरोगेमेटिक कौन कौन है? इन तीनों में हेटेरोगेमेटिक कौन है? किसके पास अलग अलग टाइप के गैमेट्स हैं? जैसे ग्रास हॉपर में मेल इज हेटेरोगेमेटिक, ह्यूमंस में मेल इज हेटेरोगेमेटिक, बट बर्ड्स में फीमेल इज हेटेरोगेमेटिक। यही चीज अगर आपको समझ में आई है तो नीचे कमेंट करो। ये 3 एग्जांपल्स हैं, इनमें से किसके पास अलग अलग टाइप के गैमेट्स हैं, मेल फीमेल, ये चीज आपको नीचे कमेंट करनी है। अब मैं अगर सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करूं तो यहाँ पर आपको एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये भी महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक का ही डायग्राम है। दिस इज फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड टेक्स्ट बुक, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि मैं जब एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी तो मैं महाराष्ट्र बोर्ड से कंपेयर करके पढ़ाऊंगी। यस, तो यहाँ पर हम सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, अपना जो मेल है, मेल इज हेटेरोगेमेटिक, मेल के पास 2 अलग अलग टाइप के गैमेट्स हैं, एक है एक्स एक है वाई। अब जिस स्पर्म के पास एक्स है, अगर ये स्पर्म अंडे के साथ फ्यूज हुआ तो बच्ची आगे जाके फीमेल होगी, दिख रहा है ये कलर, हाँ। अगर ये एक्स वाला स्पर्म अंडे के साथ फ्यूज हुआ तो फीमेल डॉटर पैदा होगी, और अगर ये वाई वाला स्पर्म अंडे के साथ फ्यूज हुआ तो मेल बच्चा पैदा होगा। तो हमारे समाज में जब ऐसा बोलते हैं कि अरे ये तो मुझे लड़का दे ही नहीं रही है, मुझे सिर्फ लड़कियां ही पैदा करके दे रही है, तो एक्चुअली में बहू का कोई दोष नहीं है, जो कुछ भी है सब स्पर्म के ऊपर डिपेंडेंट है। It has already been mentioned that sex determining mechanism in case of humans is XY type. Out of 23 pair of chromosomes, 22 pairs are autosomes. देखो, मेल और फीमेल में 22 क्रोमोसोम्स सेम टू सेम होते हैं, सिर्फ ये जो एक सेक्स क्रोमोसोम होता है ये अलग होता है। मेल्स के पास X और Y होता है, फीमेल्स के पास XX होता है। A pair of X chromosomes are present in female, whereas male के पास X है और Y है। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, मेल्स 2 टाइप के स्पर्म बनाते हैं। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ये मेरा मेल है तो ये 2 टाइप के स्पर्म बनाएगा, 50% स्पर्म में X क्रोमोसोम जाएंगे, 50% स्पर्म में Y क्रोमोसोम बनाएंगे। लेकिन जो मेरी फीमेल है, ये फीमेल एक ही टाइप का गैमेट बनाने वाली है, इस अंडे में भी X रहेगा, इस अंडे में भी X रहेगा, दोनों के पास सेम टाइप के गैमेट्स हैं, यहाँ अलग टाइप के गैमेट्स हैं। अब अगर ये वाला स्पर्म इस वाले अंडे के साथ फ्यूज हुआ XX, तो मेरी जो बच्चा होगा वो फीमेल बच्चा होगा, और अगर ये वाला स्पर्म इस वाले अंडे के साथ फ्यूज हुआ XY, तो ये जो बच्चा होगा ये बच्चा मेल होगा। तो ये सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पर्म पे डिपेंड कर रहा है। 50% स्पर्म के पास X क्रोमोसोम है बराबर, 50% स्पर्म के पास Y क्रोमोसोम है। So, however, females के पास एक ही टाइप के क्रोमोसोम्स है XX. So there is an equal probability of fertilization of the ovum with the sperm carrying either X or Y chromosome. In case ovum fertilizes with sperm carrying X chromosome, अगर ये अंडा इस वाले स्पर्म के साथ फ्यूज हुआ तो फीमेल चाइल्ड होगी, और अगर the zygote will be female, और अगर Y वाला स्पर्म, ये वाला स्पर्म इस अंडे के साथ फ्यूज हुआ तो बच्चा मेल होगा। सो इससे ये चीज साबित होती है कि हमारे मेल का जो जेनेटिक मेकअप है, मतलब हमारा स्पर्म के पास कौन सा क्रोमोसोम है, द जेनेटिक मेकअप ऑफ द स्पर्म डिसाइड्स द सेक्स ऑफ द चाइल्ड।
बच्चा आगे जाके मेल बनने वाला है कि फीमेल बनने वाला है, ये डिपेंड करता है स्पर्म के ऊपर, ना कि फीमेल के ऊपर। द जेनेटिक मेकअप ऑफ द स्पर्म डिसाइड्स द सेक्स ऑफ द चाइल्ड. It is also evident that each progeny is always 50% probability of either a male or female. और ये चीज प्रूव होती है ना कि जो बच्चे हो रहे हैं उनमें से 50% बच्चे या तो मतलब या तो बच्चा मेल होगा या तो फीमेल होगा, कुछ और नहीं मिलने वाला है। हाँ, जो ट्रांसजेंडर वाला सिचुएशन होता है या मल्टीपल सेक्स ऑर्गन्स वाले इंडिविजुअल्स होते हैं, जो लाखों करोड़ों में कोई एक बच्चा होता है, उसके बारे में हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में पढ़ेंगे। लेकिन मैं एक एवरेज नॉर्मल काउंट की बात कर रही हूँ। नॉर्मली क्या होता है, या तो बच्चा मेल पैदा होगा या तो फीमेल पैदा होगी। ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट इन अवर सोसाइटी वुमेन आर ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू फीमेल चिल्ड्रन। हमेशा औरतों पर ही ये पूरा का पूरा इल्जाम ढकेला जाता है कि तू मुझे मेरा एक वारिस नहीं दे पा रही है, जबकि उस फीमेल की कोई गलती नहीं है। मेल्स का जो स्पर्म है, बार बार ये वाला स्पर्म अगर फीमेल के एग के साथ जाके फ्यूज करेगा तो बार बार लड़की ही पैदा होगी। इसमें बेचारी औरत की कोई गलती है क्या? नहीं, स्पर्म ही, एक्स वाला स्पर्म बार बार फीमेल के साथ जाके फ्यूज कर रहा है और उस वजह से फीमेल्स के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा ट्रीटमेंट किया जाता है और उनके ऊपर बहुत गंदे गंदे इल्जाम लगाए जाते हैं। अब एक थोड़ा सा हट के एक सेक्स डिटर्मिनेशन है, थोड़ा एक सेकंड रुक, मुझे लैपटॉप को चार्ज करने दो, सॉरी। एक थोड़ा सा हट के थोड़ा सा अलग टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हटके क्यों है मैम? यहाँ पर एक अलग चीज है, ये ना हेप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन दिखाता है। व्हाट इज हेप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन? बेसिकली होता क्या है, मधुमक्खी की अगर मैं बात करूं तो हमारी जो हनी बी होती है, हनी बी 3 टाइप की होती हैं। हनी बी 3 टाइप की होती हैं, एक होती है फीमेल, एक होती है मेल, और इसमें से जो फीमेल हैं इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होती है क्वीन फीमेल और एक होती है बेचारी वर्कर फीमेल। ये वर्कर फीमेल क्यों बनी है? ये वर्कर फीमेल बनी है नेक्टर जमा करने के लिए, और ये जो महारानी है, ये जो महारानी बन के बैठी है, इसका काम है सिर्फ अंडे देना, ये सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए बनी है, ये नेक्टर जमा करने के लिए बनी है और ये अंडे देने के लिए बनी है। और ये जो मेल है, इस मेल मधुमक्खी को बोलते हैं ड्रोन्स। ये ड्रोन्स का जीवन में एक ही लक्ष्य है, इनका एक ही लक्ष्य है कि इस अंडे को जाके फर्टिलाइज करो, बस। लेकिन बेचारों को ये नहीं रियलाइज होता है कि जब ये फीमेल को फर्टिलाइज करने जाएंगे, मतलब इनको ऐसा लगता है अरे अपन महारानी को फर्टिलाइज करने जा रहे हैं, हम महारानी के दिए हुए अंडों को फर्टिलाइज करने जा रहे हैं, चलो चलो मजा आएगा। जो मेल, बहुत सारे मेल्स एक साथ जाते हैं क्वीन के अंडों को फर्टिलाइज करने के लिए, लेकिन उनमें से जो मेल फर्टिलाइज कर देता है वो मेल मर जाता है, क्योंकि वो अपने क्रोमोसोम्स फीमेल को दे देता है और वो मेल वापस लौटकर कभी नहीं आता मधुमक्खी के छत्ते पे। तो एक्चुअली मेल्स कुर्बानी दे देते हैं। तो ये क्वीन भी ना बहुत बहुत चालाक है, ये अपनी पोजीशन भी नहीं छोड़ती, ये कुछ काम भी नहीं करती है, सिर्फ बच्चे पैदा करती है, सिर्फ रिप्रोड्यूस करती है, दैट्स इट। तो यहाँ पर जो फीमेल है, ये फीमेल ना हमेशा डिप्लॉयड होती है। ये फीमेल कैसी होती है? डिप्लॉयड। और मेल्स कैसे होते हैं? हेप्लॉयड। तो यहाँ पर हमें 2 अलग अलग क्रोमोसोम नंबर्स देखने मिल रहे हैं, डिप्लॉयड एंड हेप्लॉयड। इसीलिए इस टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन को बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉयड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? हैप्लोडिप्लॉयड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, ध्यान से सुनो। यहाँ पर होता क्या है, द सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। कौन से हनी बी में कितना क्रोमोसोम है उस पर डिपेंड करता है कि वो हनी बी मेल होगा कि फीमेल होगा। अगर किसी हनी बी में सिर्फ 16 क्रोमोसोम्स है, किसी मधुमक्खी में सिर्फ 16 क्रोमोसोम्स है, तो ये बाय डिफॉल्ट ये मेल ही है। और जो मेरी फीमेल हनी बी है, ये मियोसिस करके गैमेट्स बनाती है। अब इनमें से कुछ मेल जब मेरे इस फीमेल वाले हनी बी के साथ फर्टिलाइज हो जाते हैं तो वो फिर से फीमेल बन जाती है, और कुछ मेल जो फर्टिलाइज नहीं होते, जो डायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाते हैं पार्थेनोजेनेसिस की मदद से, विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेल्स फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं, जो डायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाते हैं, वो बन जाते हैं अपने ड्रोन्स।
क्या बन जाते हैं, ड्रोन्स। एंड ये ड्रोन्स रेडी हैं क्वीन मधुमक्खी के अंडों को फर्टिलाइज करने के लिए। अब यहाँ पे ये जो फीमेल बनी है ना, ये फीमेल फिर दो टाइप की होगी। समझो क्वीन बी ने अंडा दिया और ये अंडा फ्यूज होके फिर से क्वीन बन गई। अब एक ही जंगल में दो दो रानी तो रह नहीं सकती, तो इनमें से एक क्वीन अपने छत्ते में ही रहती है। जो नई वाली जो रानी है, जो न्यू क्वीन भी है, वो अपने ही छत्ते में रहती है। और जो पुरानी वाली क्वीन भी है, वो अपना राज्य छोड़कर किसी दूसरी जगह पे अपना नया घर बसाने चली जाती है। पर वो अकेले नहीं जाती, अपने साथ साथ अपने चेलों को, अपने चमचे लोगों को लेके जाती है। मतलब बाकी की वर्कर बीज और मेल बीज को अपने साथ लेके जाती है। जब हमारी क्वीन बी अपना छत्ता छोड़ के किसी दूसरी जगह जाती है, तो एक पूरा झुंड उड़ता हुआ दिखाई देता है। इस झुंड के ट्रैवल करने वाले प्रोसेस को बोलते हैं स्वार्मिंग प्रोसेस, SWAR, स्वार्मिंग प्रोसेस। मतलब ये मधुमक्खी बच्चा दे चुकी है और जो बच्चा इसने दिया है वो क्वीन भी है। तो अब ये मधुमक्खी वहां नहीं रह सकती। ये अपनी बेटी को बोलती है कि तू ये राज्य संभाल, अब मैं जा रही हूँ दूसरा राज्य बनाने। तो ये अपने चेलों को लेकर दूसरे जगह जाती है उड़कर, और वहां पर इसके चेले इसको फॉलो करते हैं। तो जो लोग मधुमक्खी की फार्मिंग करते हैं, जो रेयरिंग ऑफ बीज करते हैं, उनको दिखाई देता है कि अरे ये मक्खी का पूरा झुंड उड़ रहा है, चलो यहाँ पर हम बी हाइव लगा के इस मक्खी को अट्रैक्ट करते हैं ताकि यहाँ पर आकर वो अपना छत्ता बनाए और मध बनाना चालू करे। ठीक है, तो अब डिसाइड कैसे होगा कि मैम ये जो फीमेल बन रही है इसमें से कौन सी फीमेल क्वीन बनेगी, कौन सी फीमेल वर्कर बनेगी, कैसे पता चलेगा? जो फीमेल रॉयल जेली खाती है वो क्वीन बनती है। जो फीमेल रॉयल जेली खाती है वो क्वीन बनती है, और जो रॉयल जेली नहीं खाती वो वर्कर बनती है, वो वर्कर बी बनती है। पर एक्चुअली में पूरी मेहनत तो वही कर रही है। An offspring formed from the union of sperm and egg will become either queen or worker। और जो बिना फर्टिलाइज किए वाला जो अंडा रहता है वो मेल बन जाता है। मेल को बोलते हैं ड्रोन। ये मेल्स कैसे बन रहे हैं? बिना फर्टिलाइजेशन के, सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस की मदद से ये मेल्स बन जाते हैं। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब मेल्स के पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है एज कंपेयर टू फीमेल। फीमेल के पास टोटल 32 है, 16 उसको मेल से मिले, 16 फीमेल से मिले। तो फीमेल्स हैव 32 क्रोमोसोम्स, बट मेल आधा ही रहता है। मेल्स आगे जाके कभी गैमेट्स बनाएगा ही नहीं। ये देखो, ये जो मेरी क्वीन बी है ना, इसका काम है अंडे देना। तो मतलब ये क्वीन बी फर्टाइल होती है, ये अंडे देगी। बाकी कोई भी फर्टाइल नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉट फर्टाइल। देखो, ये जो वर्कर बी है, ये वर्कर बी भी स्टेराइल है। दिस वर्कर बी इज ऑल्सो स्टेराइल। ओके, दिस वर्कर बी इज ऑल्सो स्टेराइल। इज दिस क्लियर? यहाँ पर ये जो मेल्स हैं, ये मेल्स भी स्टेराइल है, ये भी गैमेट्स नहीं बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ क्वीन भी अंडा देती है, ओनली दैट इज फर्टाइल। सो मेल क्रोमोसोम्स के पास हेप्लॉइड होंगे, ओनली 16 क्रोमोसोम्स, और फीमेल के पास डिप्लॉइड होंगे। तभी तो ये फीमेल मियोसिस कर रही है, गैमेट्स बना रही है। दिस इज कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। इसको हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। और ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर मेल स्पर्म कैसे बनाते हैं? माइटोसिस करके। ये देखो, मेल्स का स्पर्म पॉपुलेशन कैसे बन रहा है? माइटोसिस करके, बिकॉज मेल्स आर नॉट फर्टाइल। दे डू नॉट हैव, सी दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, बिकॉज मेल्स स्पर्म कैसे बना रहे हैं? माइटोसिस करके। ये देखो, मेल्स ने स्पर्म कैसे बनाया? माइटोसिस करके। और जब ये इसके साथ फ्यूज हो जाएगा तो ये 16 और ये 16 मिलके बनेगा फीमेल। अब इसमें से कौन सी फीमेल क्वीन बनेगी और कौन सी फीमेल वर्कर बनेगी, वो डिपेंड करता है कि उसको किस टाइप का खाना मिल रहा है। तो they do not have father and thus they cannot have son। मतलब यहाँ पे कोई फादर कोई सन नहीं है, लेकिन मेल्स तो बन रहे हैं। सो दे हैव ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन। ये ऐसे एक साइंटिफिक जोक मारा गया है। हाउ इज द सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म डिफरेंट इन बर्ड्स? बर्ड्स में क्या अलग है? मैंने आपको अभी बताया था ना। ह्यूमंस में क्या होता है? मैं यहाँ पर ह्यूमंस का लिख रही हूँ। ह्यूमंस में क्या होता है? ह्यूमंस का जो मेल है, it has 2 sets of chromosomes and XY। और ह्यूमंस की जो फीमेल है, 2 sets of autosomes प्लस XX। तो ह्यूमंस के केस में फीमेल होमोगेमेटिक होती है, बट बर्ड्स के केस में फीमेल हेट्रोगेमेटिक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? ह्यूमन में फीमेल होमोगेमेटिक है, बर्ड्स में फीमेल हेट्रोगेमेटिक है। सो दिस इज द डिफरेंस इन बर्ड्स। तो यहाँ पर कौन डिसाइड करेगा बच्चा आगे जाके मेल हो रहा है कि फीमेल हो रहा है? ये कौन डिसाइड करेगा? जो हेट्रोगेमेटिक है।
और बर्ड्स में कौन हेटेरोगेमेटिक है? फीमेल। तो फीमेल डिसाइड करेगी। अगर फीमेल का Z वाला गैमेट मेल के Z के साथ फ्यूज हुआ तो मेल बच्चा होगा, और अगर फीमेल का W वाला गैमेट Z के साथ फ्यूज हुआ तो फीमेल बच्ची होगी। इस बात को समझो, जैसे ह्यूमंस में होता है वैसा ही बर्ड्स में होता है, बस उल्टा होगा। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यहां तक सबको सब कुछ समझ में आया है? मैंने आपको सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है। आई होप सबको एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। मैं अब आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे रही हूं। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको नीचे कमेंट करने हैं, हम इनको नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे। दिस इज योर होमवर्क नंबर 1, दिस इज योर होमवर्क नंबर 2, दिस इज योर होमवर्क नंबर 3। अगर आपको ये सेशंस मेरे साथ पढ़ के मजा आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको चीजें समझ रही हैं कि नहीं समझ रही हैं। आप वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब करोगे तो मुझे पता चलेगा हाँ मेरी मेहनत सफल हो रही है। नहीं तो वही होगा, मैं सिर्फ पढ़ाते जा रही हूँ लेकिन आप लोग पढ़ नहीं रहे हो और मुझे पता नहीं चल रहा है कि आपका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आप लोगों के लिए मैंने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करूं तो नीचे कमेंट करो, और कम्युनिटी पोल्स पे भी मैं डेली एमसीक्यूज देती हूं, आप ये एमसीक्यूज भी फॉलो कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2026 प्रिपरेशन। आप लोगों के लिए बहुत सारा कंटेंट आने वाला है चैनल पे, सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और आपकी पढ़ाई चलती रहेगी। सो बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू सून।